बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. I welcome you all to this meeting of Public Accounts Committee number 3 of the Provincial Assembly of the Punjab. Before we move to the agenda and the proceedings of the meeting, I would request, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि जो ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो लोग अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। मेरा नाम अहमद इकबाल चौधरी, आई एम MPA फ्रॉम PP 54 एंड चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। राजा शौकत अजीज भट्टी MPA PP 9 गुजर खान। पीर अशरफ रसूल MPA शेखुपुरा। अहमद लगारी MPA PP 291 डेरा गाजी खान। जी राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133 चीफ व्हिप पंजाब असेंबली। हमीदा वहीदुद्दीन MPA फ्रॉम मंडी बहोदन। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मसूद अहमद DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट्स नॉर्थ पंजाब। मोहम्मद हसन ऑडिट ऑफिसर गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर फरा मसूद मेंबर इंक्वायरीज। सर बारिकुल्ला खान स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। मैडम ट्रेनिंग पे है सर, शी विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन टुडे। कब तक है ट्रेनिंग? सर 31 अक्टूबर तक है। इसके बाद कौन सा ग्रेड हो जाएगा उनका? सर 20 में प्रमोट होंगे। 20th? 20 में यस। 21? 20। सर अदनान शहजाद खान एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन। सर जबरान दुरानी RDA रावलपिंडी डिप्टी डायरेक्टर। मियाँ शफीक सर डायरेक्टर ऑडिट लाहौर रीजन। औन रज़ा सर डायरेक्टर ऑडिट सरगोदा। एंटी करप्शन से कोई आया है जी? हाँ आप उनको जो लाहौर वाले उनको बुलाएं, जो लाहौर के डायरेक्टर हैं। हाँ अच्छा, हमने पिछली जो हेल्थ की मीटिंग थी उसमें अब आज फिर हमें वही देखने में मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अटेंडेंस में हैं। सो CEOs और MS के अलावा वी डोंट वांट एनीबडी टू बी सिटिंग हियर। सो कोई आपका सपोर्ट स्टाफ जो साथ आया हुआ है, जो आप एक्स्ट्रा लोग लेके आए हुए हैं, उनकी इस मीटिंग को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली वो लोग जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं है या MS नहीं है या CEO नहीं है, वो काइंडली दे आर फ्री टू लीव। Thank you very much. All the supporting staff is free to leave.
और ये काइंडली नेक्स्ट टाइम इंश्योर करें सारे सीईओ साहिबान कि इस मीटिंग में सिर्फ आपके आने की ज़रूरत है। इस पे आपको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फिर टीए और डीए के बिल्स बनते हैं और पूरी एक फ़ौज मैं देख रहा हूँ बाहर वैन्स भर भर के आपका स्टाफ फिर से आया हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इसको इंश्योर करें। थैंक यू। Before we start or move to our agenda for this meeting, I would like to remind all the participants that we are all under oath, and this is a forum of accountability created under constitutional rules, and which gives it a quasi judicial status. So kindly ensure that we all we are very careful about our statements और जो भी बात हम यहाँ पे करेंगे, because वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो बेहतर है कि आप उस पर कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत बयानी जो है वो परजरी के ज़ुमरे में आ सकती है। With that, I would request the Secretariat to share the agenda for today's meeting. अस्सलाम वालेकुम। आज के एजेंडा पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन के कुछ पैरास हैं जिन पे कमेटी ने 27 सितंबर 24 को एक इंक्वायरी रेफ़र की थी मेंबर इंक्वायरीज SNJD को। ये रिपोर्ट कमेटी में डिस्कस हुई 7 अक्टूबर को, जिसमें कमेटी ने डायरेक्शन दी एक तो मेंबर इंक्वायरीज तशरीफ़ लाएं और दूसरा ऑडिट इंक्वायरी रिपोर्ट को एग्ज़ामिन करके अपनी जो सिफारिशात हैं वो कमेटी को पेश करें। अदनान साहब, ये जो 4 पैराज हैं 5.4.5 से लेके 5.4.9 तक, इन पर ये है इस वक्त एजेंडा पर है। अच्छा जी, आई वुड लाइक टू बिगिन or start with the Auditor General of Pakistan's office. Last meeting में हमने कमेटी ने ये फ़ैसला लिया था कि ऑडिटर जनरल जो हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस रिपोर्ट को थ्रेड बेयर एनालाइज करके पहले कमेटी को ब्रीफ करेंगे बिफोर वी डाइव इनटू द इंक्वायरी इटसेल्फ। जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। May I begin, sir? सर, ये 4 पैरास थे जिसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है सर, ये मंडी बहाउद्दीन के चूँकि सारे पैरास थे तो इन्हें क्लब करके PAC ने इस फोरम ने कहा था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी करके तो वो सबमिट करवाई जाए इन पैरास के साथ। सर, इसके अंदर जो फॉर्मेशंस इन्वॉल्व थी इन 4 पैरास में, उसमें CEO हेल्थ मंडी बहाउद्दीन है, DHO मंडी बहाउद्दीन है, DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन और THQ हॉस्पिटल मलकवाल सर, ये इसमें शामिल थे सर। तो सर, ये जो फॉर्मेशंस थी इनके ऊपर ये इंक्वायरी होनी थी और इन सारों को इंक्वायरी के अंदर जो है वो कवर करना था। जो हमारे पास, जैसे आपने भी लास्ट टाइम देखा था, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें सर रिकमेंडेशंस भी थी, एनालिसिस भी था, कहीं कहीं पे कुछ एनॉमलीज थी जिसको आपने हमें कहा कि डिग आउट करें, तो सर हमने उसको थोड़ा सा देखा है ताकि आपके नॉलेज में लेके आ सकें। सर, इसमें हमारी तरफ से एक जो एनॉमली हम समझते हैं है वो ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के यहाँ पे स्टेटमेंट्स इंक्वायरी में लगे हुए हैं, उन्हें ही बुलाया है। एक उस वक्त के CEO और उसके अलावा जो 3 माह के लिए एक DC वहाँ पे लगे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर, जो कि परचेज़ कमेटी के हेड भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर जो इंक्वायरी के अंदर लगा हुआ है उसमें मैम उन्होंने कहा है कि वो 1 सितंबर को उन्होंने ज्वाइन किया था और 30 नवंबर को वो वहाँ से चले गए थे, सिर्फ 3 माह के लिए वो वहाँ पर थे। तो ये सर उनका जो स्टेटमेंट लगा हुआ है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायरी जो है ये सारे साल के लिए थी और
और जो इंक्वायरी खुद ही कह रही है कि उनके अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो सिर्फ 3 माह के लिए थे, तो वो 3 माह को छोड़ने के बाद जो कि नवंबर 2021 के हैं, जो नवंबर 20 के अंदर जहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन के बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होना था, वो जो 6-7 माह थे उसमें कौन से DCO साहब थे, वो सर ये साइलेंट है। और उस साल में उससे पहले कौन था वो भी इंक्वायरी साइलेंट है। फिर सर ये है कि इसमें इन सारी फॉर्मेशंस के सर जो हेड हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज मंडी बहाउद्दीन थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सर DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन के, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, THQ हॉस्पिटल मलकवाल के और THQ हॉस्पिटल फालिया, सर इनका कोई स्टेटमेंट नहीं था। असल में सर कुछ पैरास जो हैं वो एक्सक्लूसिवली इन ऑफिस के इंफॉर्मेशंस के साथ थे जो कि CO से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो वो जो फॉर्मेशंस हैं उनको इसमें बिल्कुल हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि उन्हें शामिल नहीं किया गया। उनके जो ऑब्जर्वेशन से ऑडिट के वो भी डिफरेंट थे। वो सर मैं अभी आपको मज़ीद उस पर डिटेल बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्मेशंस के हेड्स थे और इनके साथ जो वहाँ के जैसे बजट और अकाउंटिंग के ऑफिसर होते हैं, इनके जो कंसर्न वहाँ पे वर्किंग वाले दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो इस LP परचेज़ के अंदर सिग्नेटरीज थे, उन सारे जो हैं सर लोगों का भी यहाँ पे आना चाहिए था कि उनका क्या रोल था, वो इसमें गिल्टी थे, नॉन गिल्टी थे। अगरचे कि फैक्ट फाइंडिंग थी लेकिन उनको भी लेना चाहिए था। हमारी तरफ से सर एक ये ऑब्जर्वेशन है। फिर सर जैसे मैंने पहले भी बात की है, जैसे सर एक पैरा है 5.4.7, ये सर ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई थी उसके ऊपर पैरा बना हुआ था। ये सर इसमें स्पेशली जो ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस, एक तो स्प्लिटिंग वाली तो थी ही, दूसरा सर ये भी था कि द गैस वाज परचेस्ड विदाउट कंसोलिडेशन ऑफ एनी डिमांड ऑफ एंड यूज़र्स। फिर इस समय सर एक और ऑब्जर्वेशन था इसी पैरे में कि नो परचेज ऑर्डर्स वर इशूड टू द सप्लायर्स एंड मोस्ट ऑफ द सप्लाई वाज ऑन वर्बल ऑर्डर्स। फिर सर में इसमें दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि नो मैकेनिज़्म वाज इस्टेब्लिश टू चेक द क्वांटिटी ऑफ द गैस सप्लाइड। जो गैस वहाँ पे सप्लाई होती है वो सिलेंडर सर वहाँ पे ला के रख देते हैं, उनके अंदर गैस पूरी क्वांटिटी में होती है या नहीं होती, इसका कोई मैकेनिज़्म हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में नहीं है। और इसमें सर काफ़ी हम लोग पैराज भी जनरेट करते हैं इस ऑब्जर्वेशन पे। फिर सर इसमें यह भी था कि देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ कमिटी अवेलेबल फॉर जो इंस्पेक्शन कमेटी थी उसने क्या किया, क्या उसने वो गैस सिलेंडर्स को चेक किया, सप्लाई ऑर्डर से पहले उन्होंने जो फिज़िकल इंस्पेक्शन करनी थी वो की नहीं की, उनकी कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थी। तो जैसे सर ये एक पैरा है, इसमें ऑडिट के और भी ऑब्जर्वेशन से स्प्लिटिंग वाज जस्ट वन ऑफ देम। उसके अलावा भी सर हम कह रहे थे कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो एस्पेक्ट्स है ऑब्जर्वेशन से दे शुड हैव बीन फुली एड्रेस्ड वाइल कंडक्टिंग दिस इंक्वायरी। तो हमें लगता है कि सर ये भी थोड़े से रह गए हैं सर। फिर सर जो DHQ मंडी बहाउद्दीन है, ये सर पैरा है 5.4.9। इसमें सर एक ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस अपार्ट फ्रॉम द स्प्लिटिंग जो मैकेनिज़्म हुआ वहाँ पे प्रैक्टिस हुई, हमने ये भी कहा था कि एक्सरेज वर नीदर टेकन ऑन स्टॉक नॉर देयर इशुएंस रिकॉर्ड वाज अवेलेबल। ऑडिट ने ये भी देखा कि वो जो एक्सरेज स्प्लिटिंग के ज़रिए ख़रीदी गई थी क्या वो स्टॉक पे ली ही नहीं गई और फिर उनका कोई इशुएंस रिकॉर्ड भी नहीं था। इससे ऑडिट ये समझता है कि चूँकि ये स्टॉक पे ही नहीं ली गई तो सर किताबें तो ये कहती हैं शायद ली ही नहीं गई। तो ये वाला भी एक इशू था जो कि इस पैरा के अंदर था। तो हम जब कह रहे थे कि तमाम पैरास के ऊपर जो है एक एक्सक्लूसिवली फोकस्ड इंक्वायरी अगर होती तो वो ज़्यादा रिवीलिंग होती, उससे ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स हमारे सामने आते, फोरम के सामने आते सर। फिर सर इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे सर आपने, उसमें सर आलमोस्ट जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे उस पर इंक्वायरी ने बात की है सर और रीज़नेबल बात है सर। उसमें हम नहीं समझते कि कोई वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ एनॉमलीज हुई हैं वो उन्होंने सही आइडेंटिफाई की हैं सर।
पेपरा की वायलेशन भी सर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वो सही जो है इन्होंने इस्टेब्लिश की है कि वो अनड्यूली यूज़ हुई है। डिमांड जो है वो बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं हुई थी इससे पहले कि उसे सीओ ऑफिस में कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर प्री क्वालिफिकेशन के लिए या जो बल्क मेडिसिन का टेंडर होता है उसके लिए उसे कंसोलिडेट करना होता है। तो इसमें इंक्वायरी ऑफिसर कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी मौके पे मौजूद नहीं था। फिर वो ये भी सर मैं अगर कहें तो TORs के साथ साथ पढ़ देता हूँ सर इंक्वायरी को। सर एक TOR था कि वेदर प्रोक्योरमेंट्स वर मेड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। आप लिखा हुआ है ना, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडिशनल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमेटी। ये TOR जो हैं ये एडिशनल ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑडिट की ऑब्जेक्शंस तो प्राइमरी ऑब्जेक्शंस है ना, दे कैन नॉट बी लेफ्ट अनटेंडेड और so these are additional observations that as I understand. ऑफ कोर्स सर ये तो आपने कहा था कि इन जो ऑडिट पैरास हैं उनको जब देखा जाए तो ये वाले TORs भी देखे जाएं जो इस फोरम ने सर हमें लिख के यहाँ पे दिए थे। और इसके अलावा जो ऑडिट के ऑब्जर्वेशन से वो तो सर लाजमी बात है, वो तो रूडिमेंट्री थे, फंडामेंटल थे, उनको तो वो एक नेसेसरी कंडीशन थी इस इंक्वायरी में आई। सर इसमें पहला था कि प्रोक्योरमेंट्स वर मेड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आफ्टर सीकिंग इंडेंट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड क्वार्टर्स। तो इंक्वायरी इस पे कहती है कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं मिले कि जो नीचे वाली फॉर्मेशन थी वो अपनी डिमांड जो है एस्टीमेट्स भेज रहे थे कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो ऐसा वहाँ पे सर कुछ नहीं मिला। फिर सर इसके बाद था कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द प्रोक्योर्ड आइटम्स ड्यूरिंग द एडजेसेंट ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोक्योरमेंट। तो सर इसके अंदर जो इंक्वायरी मेरे पास है इसमें कोई स्पेसिफिक अंदाज में डिटेल्स के साथ जो लिखना चाहिए था कि कितनी पहले साल में कितना था, दूसरे साल में कितना था, पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा, उसमें सर थोड़ा सा डिटेल्स नहीं है सर, होनी चाहिए थी तो ज़्यादा वो होता। फिर सर इसमें ये भी कहा गया है कि मिसयूज़ किया गया है कोविड की पर्सपेक्टिव को, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था और जिन लोगों पे इंक्वायरी थी वो उसको अपने डिफेंस में मिसयूज़ कर रहे हैं। थर्ड जो सर इसके अंदर TOR था वो था कि वेदर द प्रोक्योरमेंट वाज मेड थ्रू कनाइमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो मैम इसमें कह रही हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर करने में तो फेल रहा है। सर इनका एक सिस्टम है जिस पे ये सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं और मंथली बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी भी बैठती है, तो वहाँ पे मॉनिटर तो किया गया है लेकिन उसके ऊपर जो बाद में जो नीचे वाली फॉर्मेशंस थी उनको ना तो इंस्ट्रक्शंस इशू हुई, ना डायरेक्शंस इशू हुई, ना कोई रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट्स भेजे गए नीचे। लेकिन ये भी मैम सर इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे कि कोलूजन नहीं था नीचे वाली फॉर्मेशंस का ऊपर के साथ, तो देयर वर कम्युनिकेशन गैप्स हैं यहाँ पे पाए गए हैं इस इंक्वायरी में। फिर सर इसमें ये भी है कि जो प्री क्वालिफ़िकेशन थी इस साल में वो फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ने कहा कि वो सेंट्रल लेवल पे होगी और डिपार्टमेंट प्री क्वालिफ़िकेशन सेंट्रल लेवल पे करना चाह रहा था ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके सर्विस डिलीवरी में और मेडिसिन टाइमली मिल सकें। लेकिन वही सर बूम रैंक कर गया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि प्री क्वालिफ़िकेशन की वजह से ही 6 माह जो हैं वो उसकी नज़र हो गए और नीचे जो है वो टेंडिंग प्रोसेस नहीं हो सका। फिर सर ये जो पोर्टल था डिपार्टमेंट के पास उस पर बाकायदगी से मॉनिटर नहीं हुई हैं चीज़ें। ये सर इसके बिल्कुल दूसरा सर एक लास्ट पे था कि वाई द केस ऑफ रेगुलराइजेशन वाज फॉरवर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विदाउट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस एंड विदाउट एनी। जी सर अपॉलॉजी सर इसके ऊपर जो है एक मुकम्मल जो है इनको भी बुलाना चाहिए था, स्टेक होल्डर थे, मेजर स्टेक होल्डर थे और लाजमी बात है कि उन्हें ये चूँकि प्री ऑडिट कर रहे थे और जो बिल्स पास हो रहे थे इन सच ह्यूज क्वांटिटी इन सच ब्रोकन फॉर्म, तो स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा थी, उन्हें तो पहले दूसरे मंथ में इसको रोकना चाहिए था। लेकिन मैम यहाँ पे ये कह रही हैं कि इनकी जो इंक्वायरी है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट करे, तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, वो इस इंक्वायरी में शामिल नहीं रहे हैं एज दिस पेपर स्पीक्स।
सर जहाँ तक ये था कि डिपार्टमेंट रेगुलराइजेशन के लिए क्यों भेज रहा है, तो इंक्वायरी कह रही है कि एक रेगुलर फीचर है और ऑडिट इसको इंडोर्स करता है कि हम कहते हैं जी रेगुलराइज करवाएं, लेकिन सर रेगुलराइजेशन के ऊपर एक दफ़ा यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन भी सर आपने की थी, फाइनेंस वालों ने भी बताया था कि रेगुलराइजेशन ऐसे होती नहीं है। ये बाकायदा इससे पहले अगर कोई इंक्वायरीज़ वगैरह होल्ड करते हैं प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल होती है चीज़ों की कि वो क्यों हुआ है, और उसके बाद अगर फाइनेंस समझे कि ये रेगुलराइज हो सकता है तो वो करते हैं, अदरवाइज़ पीडा की इंक्वायरीज़ भी इसमें इनिशिएट होती हैं। तो ये सर एक रेगुलर फीचर है, इंक्वायरी ऑफिसर ने ये कहा है। सर जो रिकमेंडेशन है उसमें उसकी तरफ आने से पहले सर मैं कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं ऑडिट के वो शेयर करना चाहूँगा। सर हमारी जो देखा है हमने, ये जो स्प्लिटिंग हुई थी सर कोई 20 करोड़ के करीब, इसमें सर जो 70% स्प्लिटिंग है वो मेडिसिन के और जो सर्जिकल आइटम्स होती हैं उससे मुतल्लिका है ही नहीं। 70% जो है वो अदर्स के हेड्स अकाउंट्स के यूज़ हुए हैं, जो कि स्टोर की परचेजेस होती हैं, जैसे हमने कोई स्टेशनरी लेनी है या कोई अलमारियाँ ख़रीदनी हैं या कुछ इस तरह की जो परचेज़ होती है। इसका सर प्री क्वालिफ़िकेशन के साथ 70% जो स्प्लिटिंग थी उसका ऐसा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। तो ये जो इंक्वायरी में कहा गया है कि प्री क्वालिफ़िकेशन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है ऑफ द CEO एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें सर हमारे पास जो डेटा है मैंने खुद से देखा भी है, कंफर्म भी किया है, उसमें 70% जैसे सर पैलेट्स की बात होती है, यहाँ पे पैलेट्स सर एक रैक्स होते हैं जिसके अंदर मेडिसिन खरीदी सर अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे अलाउ करें। मुझे लगता है सर इनको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आई, इनको प्राइमरीली भी शायद नहीं आई थी, इसलिए ऑडिट के पहले finish then you will have the opportunity because क्योंकि मुझे लग रहा है आपका बहुत प्रीशियस टाइम है, so we should be focusing on the core things rather than the they're supposed before we come to you we're audit is our eyes and ears, so they are just giving us a version of the inquiry report. They have dissected it and read it, and they're the ones who came up with this original audit objection. So they have to defend that audit objection. सर मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं चूँकि हम लोग डायरेक्टली इसमें वो जो सारी कोरेस्पॉन्डेंस हुई है, जिस तरह लोगों ने आके वहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, चूँकि हम उसका पार्ट नहीं थे। सूद साहब ज़रा इसको कितना और रह गया आपका? बस सर 1-2 पॉइंट्स हैं सर। सर इसमें हम ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, this 70% is for general procurement, supplies, etc. They're not medicines. जी सर। और उसमें आपको रैक्स का बता रहे थे, क्या कह रहे थे? जी सर, उसमें जैसे रैक्स पैलेट्स की बात होती है सर, ये जो CEO हैं उन्होंने अपना कहा है कि हमारे जो है 10 मिलियन के पैलेट्स खरीदे गए थे। तो पैलेट्स जो थे सर उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, वो तो साल के शुरू में ही इस तरह की चीज़ें खरीद ली जाती हैं। तो मेडिसन और जो दूसरे सर्जिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फॉल करते हैं मेडिसन की डेफिनेशन के अंदर, ग्रुपिंग के अंदर, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन होती है। अच्छा सर, इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके बारे में जो है सर, ये जो रूल्स हैं अकाउंट्स के सर और जो उनके फंक्शंस हैं जो लिखे हुए हैं सर, उसमें ये भी था कि ही विल इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सर जो उनके रोल है, फंक्शन है, मेंटेन इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। कौन से रूल्स हैं ये? सर ये जो हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के? जी सर, उसके नीचे जो हैं अकाउंट्स रूल्स बने हुए हैं सर। इसकी कॉपी भी दे दीजिएगा एक। जी ज़रूर सर। जी सर, है सर हमारे पास। ये सर इंक्वायरी के अंदर भी लगी हुई है। सर इन्हीं रूल्स का जो 9A जो इसकी क्लॉज है वो ये कहती है कि एनी पर्सन फंक्शनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ऑन हिज shall be personally responsible and liable to make good the loss
ये सर जो डिपार्टमेंट जो है उसने अपने एक लेटर के ज़रिए जो वहाँ के डीसी थे उनको हेड डिक्लेयर किया था डिस्ट्रिक्ट परचेज कमेटी का, तो चूंकि वो उनके बिहाफ पे हेल्थ अथॉरिटी। सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम ये रूल्स वाला पोर्शन अगेन? जी सर, ये एक सर फंक्शंस हैं जो कि एज ए चेयरमैन एज एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर। ये सर जो है वो मैंने पहले बताया सर, ये रूल के अंदर सर 10A एंड C क्लॉज है। पंजाब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ अकाउंट्स रूल्स 2017 हैं सर ये। सर ये जो 10A एंड 10C है सर, इसके मुताबिक सर ये हमने नीचे समराइज फॉर्म में लिखा है कि उनका एक फंक्शन था। लिखा हुआ है सर मैं आपको रिपोर्ट में, ये सर कॉपी है सर इसके अंदर रूल्स की। कौन सा एनेक्स्चर है? मैं सर आपको देख, ये सर देखो सर को दिखाएं। ये सर एनेक्स्चर ए इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पे वो टैग नहीं लगा हुआ, तो मैं सर आपके पास भेजता हूँ सर। एनेक्स्चर 8 आ गया मेरे पास। जी सर। पेज नंबर क्या है नीचे लिखा हुआ? नीचे हाथ से लिखा होगा पेज नंबर। ठीक, हम लोग वी विल टेक टी ब्रेक एट 12:30 जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस। हाँ ठीक। सर इसमें ये 6309 पेज है सर जो यहाँ पे लगा हुआ है सर, इसके ऊपर कौन सा पेज है जी? ये सर 6309 सर, वैसे पेजिंग नहीं है। 6309 ये इसका एक पेज है सर। इसमें सर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनरीज और उसके नीचे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन। तो ये सर इसमें नीचे सर इसके ये डिटेल्स हैं। ये आ गए ना जो 1 जनवरी 2017 वाले? जी सर। लगारी साहब आपको याद है 1 जनवरी 2017 जब आपने हल्फ उठाया था? ये आपने कोट किया 9A रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फंक्शनरीज। In case any loss accrues to district authority through fraud or negligence of a person or employee, the following shall be the responsibilities of the person. A person functioning on behalf of the district authority shall be personally responsible for on his part and be liable to make good
the loss. B, the drawing and disbursing officer and payee of the pay allowance expense shall be personally responsible for any overcharge, fraud, or misappropriation. A collector of tax, fee, rate, charge, surcharge of a district authority shall be personally responsible for any overcharge, fraud, misappropriation, or delay for crediting the amount. Responsibility of chairman. The chairman shall be responsible for A, for maintenance of financial discipline in a district authority. B, for setting performance targets. इसकी clear copy में हुआ है, in consultation with representatives of local area and other stakeholders. Very important. C, to review the performance of the offices and institution of a district authority in order to improve 1, economy, efficiency, and effectiveness in service delivery. 2, transparency in revenue collection. 3, control over expenditure. And D, to place annual accounts before the authority. अब अथॉरिटी और चेयरमैन दोनों एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सो एडमिनिस्ट्रेटर ही अपनी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करता है रिपोर्ट, और वो लोकल स्टेक होल्डर्स इसमें लिखा हुआ है रूल्स में. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये तो बिल्कुल ही मिटे हुए हैं. इसको ज़रा जूम इन कर दें, जूम इन बड़ा कर दें साइज इसका. कार्टून्स बंद कर दें, नीचे ले आए. CEO वाली पे ले हैं ना, ये 11 पे ले हैं, या एक सेकंड 10 पे ले हैं. पहले कमेटी देख ले हमारा 10. जूम पे कौन अटेंड कर रहा है? कौन है? नहीं, उन्हें राब्ता करना. सर, एक लेटर था सर डिपार्टमेंट का, जिसमें जो परचेज़ कमेटी है उसका हेड जो है वहाँ के DCO को बनाया गया था सर. तो ये जो रूल हम लोग कह रहे हैं ना, ये अकाउंट रूल्स जो आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, ये कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करते हैं. तो सर हम ये समझते हैं कि जब डिपार्टमेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उन्हें नॉमिनेट कर दिया था कि वो काम करेंगे, तो इस रूल के मुताबिक वो पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि वो किसी भी तरह से फाइनेंशियली किसी मैटर में रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. तो ये सर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. मैं जैसे मैम ने कहा था, आई डू एग्री कि हम उसका पार्ट नहीं थे. ये जो हमारे सामने पेपर्स आते हैं, हम तो सिर्फ उसी को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ें हमें लग रहा है कि कम है. बाकी सर ये फॉरम जो है आप सर इसको बेहतर तौर पे देख सकते हैं, और हम तो आपकी डायरेक्शंस पे काम करते हैं. थैंक यू सर. If any member has any question or comment on the observation shared by audit, या आगे चलें. Okay, so let me
thank DG Audit North for his very detailed brief for the committee on these very important inquiry reports. Actually, on some of the paras that this committee had identified as very toxic in nature, and these are only 4 paras that were referred to member inquiries SNGAD, but if you go through the audit report for District Health Authority of Mandi Bahauddin for that year, you see a pattern of violation of rules, lack of transparency in procurement, in bidding, so on and so forth. और वो छोटी से छोटी चीज़ यानी कि पार्किंग स्टैंड से लेके आपको procurement में नज़र आता है. And this is probably the first case that we referred to SNGAD. I think the secretary of the department was also present in that meeting जब ये ऑडिट पैराज हमने डिस्कस किए, और उस वक्त इस कमेटी की डायरेक्शन थी कि उस वक्त के इनकम्बेंट्स जो हैं वो अपने ऑडिट पैराज जब उनके डिस्कस हो रहे हो तो वहाँ यहाँ पे मौजूद हों. So it was interesting that the audit paras were being defended by the Director General of Health Services of the time, and when we asked कि जब वो डिफेंड कर रहे थे तो हमने कहा जी कि आप बताएं कि चीफ CEO कौन था उस वक्त, तो उन्होंने लेफ़्ट और राइट देख के फिर अपना हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा जी मैं खुद ही CEO था उस वक्त. एंड द सेक्रेटरी वाज आल्सो प्रेजेंट हियर. और फिर उसके बाद एक समरी टू चीफ मिनिस्टर मूव हुई. ये मैं हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ. एक समरी टू चीफ मिनिस्टर मूव की सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, उस वक्त इसका नाम था, 17 अक्टूबर 2024. 17 अक्टूबर 2024, आज से 1 साल पहले. अच्छा, अब इस समरी में मैं देख रहा हूँ कि जो पैनल रेकमेंड हुआ था उसमें 1 से ज़्यादा लोग थे. डॉक्टर फरा मसूद PS BS 21, मिस नाहिद गुल बलोच PMS 21 officiating, and then the second member of the inquiry was not considered, and it was handed over to Dr. Farah Masood, member inquiries for Government of Punjab. So now we will hear from the member inquiries SNGAD, Dr. Farah Masood, who was not able to attend the last PSC meeting, but she is present here today. एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि because you were the only person conducting the inquiry, as opposed to a panel of people or more than one person, so obviously all of that responsibility falls upon you to carry that burden and to now brief this house कि आपने इस inquiry को कैसे approach किया, and what were your findings and how did you go about finalizing this inquiry report. And also, in addition to that, there are some gaps that were identified by the Auditor General of Pakistan's office. We would also like to hear your reply on that.
Thank you, sir. Sir, it's a matter of great honor and privilege to facilitate this August House. सर मैं सारी चीज़ों के बारे में बार बार बात करूँगी, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ एक चीज़ की तरफ जो सबसे पहले ज़रूरी है, जिसको आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया है। आपकी ऑब्जर्वेशन सर डायरेक्टली या आपकी डिज़ायर डायरेक्टली इंक्वायरी ऑफिसर के पास नहीं आई थी, आपने डायरेक्ट किया तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक समरी मूव की टू द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब को जो मिनिस्ट्री गई, जो समरी गई, उसमें उन्होंने 2 ऑफिसर्स के जो उस वक़्त इनकम्बेंट थे, द CEO एज वेल एज द डिप्टी कमिश्नर हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, वो चूँकि 2 बंदे थे, उन 2 बंदों का नाम लेके मुझे फॉरवर्ड की ये कि आप ये कीजिए। और उसमें जो वो थे हेल्थ ऑफिसर, वो थे BS20 के, इसलिए बाकायदा ये मेंशन हुआ कि आप BS21 के किसी ऑफिसर को, जिनका पैनल एज रूटीन जाता है, उसमें से किसी एक को भेज दीजिए। एक तो ये सबके ख़िलाफ़ मुझे कहा नहीं गया था। मैंने अपनी रिकमेंडेशन में ज़रूर ये लिखा है कि दिस इज़ अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एंड दिस इज़ ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। जो प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन है शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल द ऑफिसर्स, और उनको मैंने बाकायदा बाय नेम उसके अंदर लिखा है कि सबके अगेंस्ट होनी चाहिए। सेकेंडली सर मैं ये बात करूँगी कि जो DG इनका ऑफिस है ऑडिट का, इनको सर मेरी इंक्वायरी के बारे में बहुत सी बातें शायद प्रॉपरली से अंडरस्टैंड नहीं हुई। उसमें से एक पॉइंट मैं सबसे पहले जो आपको बताया है कि 2 ऑफिसर्स वाला, दूसरा सर ये है कि जो ये डिप्टी कमिश्नर थे, ही वॉज देयर फ्रॉम 1 September 2020 to 30/11/2021. So that makes it quite a long time. Almost during that period of 21 जब कोविड ने स्ट्राइक किया, so that was the period जो उनका यही उस वक़्त इनकम्बेंट थे। he was there for a longer period than we say कि 3 months के लिए थी। सर इसके अंदर जो मेन जिस्ट है ना, वो ये है कि ऑडिट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी वहाँ के बारे में कि ये जो खर्च हुआ है ये एज़ पर प्रोसीजर नहीं हुआ और इसको किया गया है कोटेशंस के ऊपर, जो कि अलाउड नहीं था फॉर द होल ईयर। एक ही काम उन्होंने करते चले गए। ऑडिट ने फिर भी उनको देखा वेरी काइंडली और ये लिख दिया कि आप रेगुलराइज करा लें फिनांस डिपार्टमेंट से, जो हो गया, अब बस सही है, जाने दें। उसके बाद जब आपने अपनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दी तो उसके बाद ये इंक्वायरी की गई। इसमें सर बेसिक पॉइंट ये है कि प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस हैं, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूल्स बनाए हैं 2014 के। उनके मुताबिक किसी भी जगह पे जो बजटरी एलोकेशन है उसका असेस किया जाता है कि इसको इन हेड्स में, जो हेड्स हैं उनके, उसके मुताबिक एक जनरेट होती है पिछले सालों के बेस पे बना के कि हमारी ये ज़रूरत होगी। वो एक असेसमेंट की जाती है, नीड बेस्ड असेसमेंट, और उसके ऊपर पूरा एक बना के टेंडरिंग होती है। तो द सेम वॉज 2-3 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप बिडिंग में जाते हैं, एक ये होता है कि आप उसको कोटेशंस पे कर सकते हैं। कोटेशंस वाली बहुत छोटी होती है, जो बिल्कुल 50,000 तक की है वो तो आप वैसे ही जाके ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर 2 तकरीबन लाख तक आती है उसमें कोटेशंस 3 ली जाती हैं और आप किसी को दे सकते हैं। उससे ऊपर जितना भी आपका ख़र्चा है, अगर आपके हेड्स में, अगर मेडिसिन के या हेल्थ के हेड में वो था, तो दैट शुड हैव बीन डन थ्रू ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। सेकेंड उनकी जो सर उस मैं कंटिन्यू सर। सेकेंड सर जो अब बात आती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या ऑब्जर्वेशंस थी या गाइडलाइंस थी,
उनकी गाइडलाइंस ये थी कि हेल्थ अथॉरिटीज़ हमने बनाई हैं, 2017 में ये सर बन गई थी अंडर द लोकल गवर्नमेंट रूल्स। हेल्थ अथॉरिटीज़ में उन्होंने कहा कि आपको हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिकंसंट्रेट कर रहे हैं सारे खर्चे या गवर्नेंस को। अच्छा, ऑन दिस पॉइंट 12:30 हो गए, वी विल टेक अ टी ब्रेक। नॉर्मली कमेटीज़ में प्रोसीडिंग्स के दौरान सर्व होती है, बट हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम ब्रेक ले लेते हैं और टी ब्रेक करके फिर हम रिज्यूम करते हैं। तो हम एग्जैक्ट 15 मिनट्स में रिज्यूम करेंगे एंड देन वी विल हैव अ हार्ड स्टॉप एट 1:45। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी member inquiries, you may continue जी, you are briefing the committee। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं सबमिट कर रही थी कि एक रूटीन प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट के थ्रू और उसकी इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट स्पेशली इनको देता रहता है। मैंने मंगवा के भी देखी थी, तब की भी बड़ी डिटेल्ड में गई थी। और इनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि बल्क परचेज़ होगी 75%, 15% लोकल परचेज़ होगी और सिर्फ 10% जो हैं वो आप इमरजेंसी के लिए रखेंगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें आप ये कर लें। बल्क परचेज सर उन मेडिसिन्स की होती है जो कि रूटीन में असेस ये करते रहते हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों में कौन सी यूज़ होती हैं, आउटडोर में या इंडोर में, तो एक ही दफ़ा उसकी परचेज़ हो जाती है। लोकल परचेज जो है सर सिर्फ उन दवाइयों की होती है, उनकी भी लिस्टें बनी हुई होती हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर वो दवाइयाँ होती हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल में नहीं आती, तो बल्क में ख़रीदी नहीं जाती कि पता नहीं वो पेशेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो जब ज़रूरत होगी तो हम ख़रीद लेंगे। उसमें भी एक पैरामीटर है, उसमें पैरामीटर ये है कि दुकानें जो हैं बाकायदा उनकी भी बिडिंग होती है रेट कॉन्ट्रैक्ट की। रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी प्री क्वालिफाइड वेंडर के साथ, यानी दो उसके अंदर इन्होंने सेफ्टी मेजर्स लगाई हुई हैं। प्री क्वालिफिकेशन होगी, लिस्ट जनरेट होगी फ्रॉम द डीजी ऑफिस और उन्हीं वेंडर्स के साथ ये लोकल परचेज के लिए बिडिंग कर लेंगे कि आप इस रेट पे हमें देंगे। दैट्स यूजुअली लेस, वो काफ़ी डिस्काउंट पे होता है, लेस देन द मार्केट रेट। तो इनके यहाँ पे सर ये था कि इन्होंने जो डीजी को लिखा वो भी लेट लिखा कि हमें प्री क्वालिफाइड चाहिए और असेसमेंट बल्क के लिए कभी नहीं की। सो वी कैन सी अ वेरी क्लियर एब्यूज़ ऑफ दी जो भी उनकी अथॉरिटी थी। तीसरी बात सर इसमें मैं ये बताऊंगी कि सारी इसी तरह हैपहैज़र्ड उन्होंने प्रोक्योरमेंट्स की। सीओ साहब ने अपने लिए तो वहाँ पे कम बजट रखा, सारा डिवॉल्व कर दिया और बाकी जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी ये कहा कि आप भी इसी तरह करते जाएं, क्योंकि ही वॉज बाउंड टू डू सेंट्रलाइज्ड बिडिंग, ही डिडंट डू इट। अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये डिवॉल्व सिस्टम है और ये नीचे वालों ने फेल हुए हैं। मेरा तो सिर्फ 10 उसका था मिलियन का, उसको वो स्मॉल अमाउंट समझते हैं कि ये तो बड़ी स्मॉल अमाउंट है, बाकियों ने करना था, वो फेल हुए हैं। तो सर मैंने डिपार्टमेंट से कंफर्म किया था, इनकी इंस्ट्रक्शंस 2018 में डिफरेंट हो गई थी फ्रॉम 2017 एंड दैट वाज अबाउट सेंट्रलाइज्ड टेंडरिंग प्रोसेस। सो दिस वाज टू बी डन बाय द सीओ। जो सर एलपी के लिए वो लेते हैं स्टांस के, मुझे प्री क्वालिफिकेशन ऑफ फर्म्स देर में मिली, दैट्स राइट, लेकिन उन्होंने प्रोसेस भी काफ़ी लेट ही किया था। 4 महीने 6 महीने लेट इन्होंने शुरू किया, 4 महीने उन्होंने लेट किया। सो बाय द टाइम इनके पास पहुंचा मई आ गया था। मई नहीं आया था, उससे पहले आ गया था, लेकिन उन्होंने उसमें मज़ीद टाइम लगाया। तो जो परचेज़ कमेटी की कोई मीटिंग की ना, वो की मई में जो परचेज़ कमेटी के चेयरमैन डीसी साहब थे, उन्होंने इनकार किया कि मैं साइन नहीं करूँगा। दिस इज़ द डिफेंस ऑफ द सीईओ। बट जो डीसी है वो कहता है मेरे नोटिस में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, मेरे मिनट्स रिकॉर्ड में नहीं है, मेरे दफ्तर में मैंने पता भी कराया था, वहाँ पे कोई मिनट्स हमें नहीं मिले। और जो उन्होंने सर सीओ ने हमें दिया वो भी सिर्फ था चंद एक ये
बस पट्टियों वट्टियों का कोई छोटा मोटा वो मीटिंग का उन्होंने कोई कागज़ बनाया हुआ था, वो भी कोई मेडिसिन्स, लंबी मेडिसिन्स की लिस्ट नहीं थी, ऐसे छोटी मोटी चीज़ थी। सो ये कोटेशंस पे ऐसे होता रहा। फिर सर मैंने वहाँ पे मंगाई सारी लिस्टें और वो मंगा के देखा रिकॉर्ड, उसमें सर आपने दो चीज़ें डिज़ायर की थी। एक ये कहा था कि पिछले सालों से कंपैरिजन करें कि कौन सी दवाई ज़्यादा यूज़ हुई है। तो सर जो दवाइयाँ थी ना उनके नाम डिफरेंट थे, तो वो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता था। लेकिन दो तीन चीज़ें थी जिसमें कंपैरिजन हो सकता था, जैसे गैस जो ऑक्सीजन यूज़ हुई थी, जो एक्सरेज यूज़ हुए थे और जो डायलिसिस हुआ था। तो तीनों में ये सर हमने 21, 22, 23 की देखा तो असेंडिंग ट्रेंड है उसमें, और वो शायद लॉजिकल भी हो क्योंकि बीमारी भी थी उन दिनों कोविड। बट एट द सेम टाइम दिस मे अगेन बी द अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम, क्योंकि चलिए ऐसे रहा था तो आपके पास जो भी इमरजेंसी की आड़ में आप करते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली सर आपने एक और चीज़ हमें असेस करने के लिए कही थी कि प्राइसेस में क्या फ़र्क है। प्राइसेस में भी सर इसी इंक्वायरी रिपोर्ट में मैंने कोट भी किया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो 9 रुपए की दवाई मिलती है वो 25 रुपए में ख़रीदी हुई है, जो 25 की मिलती है वो 75 रुपए में ख़रीदी हुई है। इसमें हमने सर वो भी एक जगह नोट डाउन किया है कि कैसे। ये सर पेज है जो सर असेंडिंग ट्रेंड का पेज है ना, वो सर है 7 पेज, उस पे ऊपर टेबल बना हुआ है जिसमें हमने इन 3 चीज़ों का ट्रेंड दिखाया है आपको। ब्रीफ का पेज नंबर 54 होगा। जी सर, इंक्वायरी जो हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है ना, 53, 54 उसमें 7 पेज के ऊपर सर ये आपको 54 नज़र आएगा। सीओ के दफ्तर में क्या हुआ, DHQ हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ये डिफरेंट हमने जो हमें चीज़ लगी ये कंपेरेबल हो सकती है वो हमने डिफरेंट जगहों पे करके देखी। उसके बाद सर 13 नंबर पे अगर आप आए ना, तो इसमें हमने दवाइयों की डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिनकी प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं कि इन्होंने किस परचेज रेट इनका क्या था, 2019 में मार्केट रेट क्या था, 2019-20 में, फिर 2021 में, फिर 21-22 में। इसमें सर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी महंगी चीज़ खरीदी है। पहले ही देख लें, 10 रुपये में मिलती है वो 24 में ख़रीदी है, दूसरी 10 में मिलती है 17 में ख़रीदी है, तीसरी 39 की मिलती है वो 70 में ख़रीदी है। सो दे हैव बीफ्ड अप द प्राइसेस एज दे वांटेड। फिर सर इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने एक और चीज़ नोट की थी कि जो इनके वेंडर्स थे ना, वो इसमें सर ये बात तो मैंने लिखी है कि वो प्री क्वालिफाइड वाले वेंडर्स नहीं थे। पिछले सालों में जो प्री क्वालिफाइड रहे वो इनके वेंडर्स नहीं थे, बस हमा तुमा जो भी जिसको मर्जी पकड़ लिया उसको दे दिया। लेकिन साथ ही सर इसके अंदर जो और बात है ना इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो मैंने इसमें नोट नहीं की वो ये थी कि एक ही वेंडर है, 2 या 3 उनको मुसलसल दिए जा रहे हैं वो हर किस्म की चीज़, वो पैलेट हो, वो कोई चीज़ हो, उन्हीं से आ रही है। सो दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। थोड़े नहीं, प्री क्वालिफाइड तो वेंडर्स बहुत सारे होने चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट तो किसी को दिया ही नहीं ना, आप तो कोटेशंस पे खरीद रहे हैं ना, तो जैसे हाँ बस वो 2 या 3 है और वो भी कोई नोटेबल नहीं है। बाकी बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम दीज 4 पैराज, you're all excused from the meeting. You may return to your jobs. We will take up the rest of the business in the next meeting. So only those who are relevant to these inquiries conducted by SNGAD, kindly your presence is required. The rest can leave the meeting. Thank you very much. सर इससे अगला अगर आप इसके नीचे देखेंगे ना, तो ये सर्जिकल डिवाइसेस का भी मैंने एक टेबल बनाया। इसमें आप पहला ही आइटम सर देख लेंगे, जो पैलेट्स कहते हैं ना हमने ख़रीदी है, इसका मार्केट रेट 9,000 है, इन्होंने 14,000 लगाया। मैडम एक सेकंड, ये ब्रीफ का कौन सा पेज है फिर पता है आपको? 13 नंबर। नहीं मैडम ब्रीफ, ये इंक्वायरी रिपोर्ट का सर 13 नंबर पेज। ठीक है मैडम प्लीज़। अच्छा, आप उनके पास फ़र्क है तो आप फिर फ़र्क बता दो।
जी प्लीज कंटिन्यू जी। तो सर इसमें अगर आप नंबर 5 देखें ना, ये मेट्रोनिडाजोल होता है, ये जो फ्लैजेल आम तौर पे लोगों को पेट ख़राब में दी जाती है, वो उसका मार्केट रेट 30 है, इन्होंने 67.37 पे ख़रीदा है। ये मतलब इस तरह से इनका सारी जो है ना वो डिटेल में देखें तो इवन सर्जिकल वो जो क्या गॉज होती है, जो पट्टी होती है। जी जी सर। बारकुल्ला साहब देख रहे हैं आप, डबल से भी ऊपर 53 रुपए की आइटम जो है वो, या चलें 70 रुपए की आइटम जो है वो 130 रुपए की। ये कहाँ, कोई जर्मनी से मंगवाई थी इन्होंने? सर ये मार्केट रेट से कम ही होनी चाहिए थी, लेकिन सर ये इसी तरह से हैं। इनको अगर आप देख लें, इंजेक्शन में ये अमॉक्सिसिलिन है नंबर 6 पे, ये 39 का मिलता है, 70 का लिया हुआ है। सर्जिकल गॉज भी इसी तरह। और सर इसमें जो ख़ास बात है कि या तो बहुत हो ना कि हमने कोई बहुत क्वालिटी एश्योरेंस के लिए किसी कोई बहुत ही बड़े किसी वेंडर से ख़रीदा है कि बड़ा कोई कमाल हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे नेमलेस किस्म की दुकानें हैं जिनसे ख़रीदा गया, और लोकल हैं बहुत सारी, या लाहौर में या 2-3, वो उन्हीं से लिया हुआ सब कुछ। उस वक्त के गोंदल साहब, हाँ जी नहीं सर, यार क्यों नहीं आए? अभी उनकी रिटायरमेंट आप लोगों ने पेंशन वगैरह दे दी है उनको, सारी चीज़ें इस इंक्वायरी की? मुझे सर चेक करना पड़ेगा। आपके वो डीजी थे सर्विंग जब ये इंक्वायरी शुरू हुई? जी जी सर। उनको क्लियरेंस तो नहीं मिलनी चाहिए जो एक? मैं सर अभी चेक कर लेता हूँ इसको, मेरा ख्याल नहीं हुई होगी, लेकिन मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। बिकॉज इतना बड़ा आपके ना, मैं तो, हम लोग तो उस वक्त सुन के परेशान हो गए थे कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और सिस्टम में ये लोग थ्राइव कर रहे हैं। सर अभी नहीं की है उसकी पेंशन, नहीं की, स्टाफ यही कंफर्म कर रहे हैं, बाकी मैं जाके इसको दोबारा भी कंफर्म कर लेता हूँ। And we need them here to testify before the committee. All the people who were part of this inquiry, including everyone who was part of this inquiry, is required to present here and testify before this committee. Otherwise, we will give our decision based on whatever the report says. Sir, issue ये है कि he is out of the country. गोदल साहब गए हुए, इंग्लैंड गए हुए हैं। उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जो अवेलेबल है, वो ये था कि वो एक्चुअली हमें भी जो टेकअप, ये एजेंडा आज का ये टेकअप करना था, हमें भी रात को सर पता लगा था। ही हैज़ गॉन टू द इंग्लैंड। उन्होंने कहा जी मेरी जगह पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, आई एम अवेलेबल व्हेन एवर इट इज़। मतलब है कि मैं वापस आके आ जाता हूँ सर। उनका रिप्रेजेंटेटिव कैसे सर हो सकता है? मैं किसी को भेज देता हूँ अगर कहते हैं मेरे जहाँ पे आ जाए। ये उनका वॉइस मैसेज है जो मैं बता रहा हूँ। He knew about this meeting. This was 10 अक्टूबर को हमने। आप कंटिन्यू करें मैडम आगे। सर इसमें फिर जब ऑडिट सर गया था यहाँ पे 22 में इन्होंने ये चीज़ें सारी देखी और इन्होंने उसको एक कहा कि आप ये एक्सप्लेन करें। इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी ना वो ज़्यादातर ये थी कि हमने नॉकडाउन क्राइटेरिया पूरा किया है। नॉकडाउन क्राइटेरिया जो है ना वो कोई क्राइटेरिया है सर जो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ ये डस्टबिन होना चाहिए, यहाँ एसी लगा होना चाहिए, ये दवाई ऐसी होनी चाहिए। तो एक कह लें ब्लैंकेट एक्सक्यूज़ थी कि हम तो नॉकडाउन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे। दूसरा कोई इमरजेंसी का भी शायद था। थर्डली सर इन्होंने जब इन्होंने इंसिस्ट किया डिपार्टमेंट ऑडिट के ने, तो इन्होंने अपनी जल्दी एक लोकल बना दी इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी कमेटी अपने ही सबऑर्डिनेट्स की। उन्होंने कहा कि नहीं कोई हमें तो ख़ास इरेगुलरिटी मिली नहीं। हमने वो तो पॉलिसी, हमने वो पीएससी डायरेक्टिव दे दिया है कि कोई भी ऑडिट पैरा जो उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से रिलेटेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट में उस पर इंक्वायरी हो नहीं सकती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बड़ा बहुत ये अब वो एसटीएसीज के पास जाते हैं सारे, जिसमें डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट होता है और इस तरह एक मिक्स्ड कॉम्पोजिशन है।
तो सर ये फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो आप पैक में आ गया ये ऑडिट का सारा पैरा। जब से ज़रा विंड हुई ना, थोड़ा पता लगा कि पैक में आने लगा है, तो 10 दिन पहले उससे आपकी जो डेट 24 में पैक की में ये एजेंडा आया या आया होगा, मैंने देखा आया था, तो इन्होंने उससे 10 दिन पहले एक खतूत लिख दिए डिपार्टमेंट को कि आप ये पैरा रेगुलराइज करा दें। यानी उससे पहले इतना चिल माहौल था कि उसको भी इन्होंने कहा कि ठीक है बस ये खूह खाते पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें। तो उसके बाद जब वो 10 दिन में डिपार्टमेंट ने थोड़ी कोशिश की, पर वो हो ना सका, क्योंकि फिनांस का भी एक अपना तरीक़ाकार होगा। इसमें सर जो देखने वाली बात है ना, वो ये आपने जो हमें डायरेक्शंस दी थी कि आप ये देखें कि डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग क्यों फेल हुई और डीसी का क्या रोल था। डीसी सर परचेज़ कमेटी का चेयरमैन ज़रूर है, मैंने उसको बुला के सारा इन्वेस्टिगेट भी किया है। जो एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जी जी सर, विच जो हम बार बार डे 1 से हाईलाइट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस जो है वो कौन सी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। सर मैं अभी आपको यही बताने लगी हूँ। हाँ जी सर, जब ये बनी थी ना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, तो मेरा ख्याल है बैक ऑफ माइंड पे जो एक जस्टिफिकेशन होती है ना गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स की, वो ये थी कि देयर विल बी ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड देयर विल बी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन्होंने कहा कि हम इसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर बनाते हैं इस बंदे को, और जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं डीसी को। सो डीसी वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू डू थिंग्स। जी जी सर, जो लॉ है वो ये बेसिकली कहता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी विल हैव अ बोर्ड एंड अ चेयरमैन। सो जैसे एक बोर्ड के रूल्स बने, चेयरमैन के रूल्स बने। सो बेसिकली जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस जो हैं, द एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स हैव बीन इंट्रस्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दे एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द चेयरपर्सन एज वेल एज द काउंसिल इटसेल्फ। सो जहाँ पे ज़िला काउंसिल की अप्रूवल से बजट पास होता है, वो पावर जो है वेस्ट हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन आप बजट अप्रूव कर सकते हैं, आप रीअप्रोप्रिएशंस कर सकते हैं। सर वो उनको फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट के लिए दिया होगा ना कि डीसी इज़ अ लिंच पेन, और वो बड़ा एक अच्छा अफसर होता है, तो वो सारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी करेगा और बाकी मामलात भी देखेगा। लेकिन सर जो डिवीज़न है ना कि डीसी इज़ नॉट द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दो इन माई मैंने बिल्कुल ये लिखा है कि डीसी शुड बी कॉशन्ड, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए थी विजिलेंस। मैं ये नहीं कह रही कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, मैं वैसे कह रही हूँ कि प्राइमरी जो डे टू डे मैटर्स होते हैं ना सर, टेक्निकल मैटर्स, वो सोलली प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर के जिम्मेदारी होती है। डीसी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिपार्टमेंट दैट इज वर्किंग but then you below have it. to go back to the rules under which certain responsibilities are entrusted to the chairman. मॉनिटरिंग दी हुई है सर उनको, Ensure fiscal discipline, ensure बिल्कुल दिया हुआ। ठीक है। So these are responsibilities of a chairman. I have served as a chairman of a district council. If anything happens under my nose in my institution, there is no bill in the district council that is approved till the chairman of the district council signs off on it. Starting from electricity bills to telephone bills to internet bills to नहीं सर, payments to contractors, everything comes to the chairman. Final signing of authority is the chairman. सर दिस नीड्स टू बी सीन, थोड़ा सा मजीद आप देख लीजिएगा। मुझे इसके बारे में तो मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने ज़्यादा ये देखा है कि I think the question over here, sorry, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता है, वो ये है कि the CEO had taken a position that the office of the administrator was not facilitating any payments or was not signing off on any payments. That is their नहीं सर, उसने ये नहीं कहा।
उनकी सर जो है ना, लेट मी सर, आई एम सो सॉरी टू बट इंटरप्ट यू। लेट्स कम बैक, वील कम, वो उस पे हम आ जाएंगे जी, 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 जब उसका आप पहुंचेंगी तो। सर जो सीईओ है ना, उनकी जो एक्सक्यूज़ है वो ये है कि परचेज कमेटी के मिनट्स जो थे ना, जिसमें हमने प्री क्वालिफिकेशन करनी थी कुछ वेंडर्स की, वो मई के महीने में उन्होंने साइन नहीं की फॉर द ईयर जो 2021 ईयर था जो गुजर चुका था। तो उसमें मैंने इसमें नोटिस भी किया सर, वो उसने साइन नहीं किया, सही किया, अगर वो पहले ही गलत सलत परचेजेस कर चुके थे। ऑन 2 अकाउंट्स ही फेल्ड। वन थिंग इज़ कि उसको देखना चाहिए था कि नीचे कहीं ना कहीं से तो खबर मिल ही जाती कि क्या हो रहा है। ऑपरेशनली वो समझते हैं कि हम बड़े अच्छे थे, हमें इनाम मिले, ये वो ऑपरेशनली वो ठीक होंगे, तभी इन्होंने डीजी हेल्थ भी बनाया उनको बाद में, लेकिन फाइनेंशियली वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। और डीसी डिड नॉट राइट टू द डिपार्टमेंट। मई में अगर उसके ज़हन नोटिस में आया था दिस नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, वो डीसी तो मानता नहीं है। पैरा 21 में आपने लिखा हुआ है ना, ऑल्दो डिप्टी कमिश्नर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द फाइनेंशियल डिटेल्स व्हिच वर सपोज्ड टू बी entirely handled by a principal accounting officer. He failed to intimate the health department of the irregularities when he came to know of the situation in the purchasing committee meeting. More so as the administrator of the DHA, he should have been more vigilant, although his main duty was to ensure service delivery. The haphazard procurement should not have evaded his watchful eyes. But this also has to be, I feel like most administrators don't even know of their actual responsibilities under the rules. They are completely oblivious of it. So I'm just going to make a pause and ask the Secretariat to write a note to the Additional Chief Secretary that all administrators who are currently performing duties, interim duties, as administrators of local governments, health authorities and education authorities should be sent a copy of their responsibilities under the accounts rules. जो भी relevant rules हैं उन्हें पता होना चाहिए कि actually उनकी responsibility क्या है, ताकि कल को कोई भी ऐसी चीज़ हो तो जो हम कहते हैं कि they should be more vigilant, they should know कि what their actual duty and responsibility as an administrator is. सर इसमें एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीएस को भी लिखते हैं तो डीसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, इट्स लाइक हर एक दूसरे महीने में बड़ी अच्छी सजेशन है तो डीसी कॉन्फ्रेंस में जो है वो उसमें डीसी कॉन्फ्रेंस में इस पॉइंट को उनको रिमाइंड कराया जाए, उनको ये रूल्स जो हैं उसकी कॉपी सर्कुलेट की जाए। सर जो बात ये सर बड़ा ही वैलिड ये ऑब्जर्वेशन है कि उनको टाइम एंड अगेन बताना चाहिए। बाज़ औक़ात इनको पता नहीं होता, दे थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द ऑपरेशनल साइड, और उसमें उस डीसी ने और इवन इस सीईओ ने अच्छा काम किया हुआ है एज़ पर रिकॉर्ड। बट सर हमारे ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड अ पब्लिक सर्विस। सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस में एनी पब्लिक ऑफिशियल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डू थिंग्स एज पर रूल्स एंड द बजट इज़ ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग विच शुड गो बाय एज पर रूल्स। अब होता ये है सर, हमारे चूँकि सारे सिस्टम ऐसे है ना, डिपार्टमेंट फेल्स टू एक्सरसाइज ओवरसाइट, ये सिर्फ लिखते हैं। इन्होंने जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई या जो पोर्टल बनाया उस पर कोई चेकिंग कभी नहीं हुई, महीने महीने की चेकिंग होनी थी। अगर वहाँ से कोई एक लेटर भी मैंने नहीं देखा जो इन्होंने भेजा हो या कोई बात की हो कि हेड्स अप समथिंग इज़ गोइंग ऑन यहाँ अगेन वायलेटिंग द रूल्स, कुछ नहीं होता। मॉनिटरिंग फेल्स। देन सर जो आपने इसमें बड़ा वैलिडली नोट किया हुआ है कि वो जो जहाँ पे अकाउंट्स ब्रांच पास करती है, सर वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसे पास करती है। वो उनको बिल पास करने से होता है कि इसके अंदर हमारा भी कुछ फ़ायदा है, बस जी बिल पे बिल चढ़ाई जाओ। सो सर मैंने उसके बारे में इसलिए भी नहीं लिखा था सर कुछ कि हम पंजाब गवर्नमेंट हैं, सो इट्स अ फेडरल डिपार्टमेंट, आपकी डायरेक्शन जाएगी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो वो हो जाएगी। बट बिकॉज इट्स अ फेडरल डिपार्टमेंट, आपने मुझे जो समरी आई थी उसमें उसका जिक्र भी नहीं था, लेकिन आपकी ज़रूर ऑब्जर्वेशन थी। वो रेजिडेंट एक वो होता है ना ऑफिस रेजिडेंट, क्या होता है जी? रेजिडेंट ऑडिटर होता है जो ऑडिट एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही होता है ना,
सर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर होते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी होता है, आई डोंट नो, ये बताएंगे कि जो प्री ऑडिट कौन करता है? सर प्री ऑडिट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स करते हैं, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के लोग होते हैं। दोनों के लोग। और सर तीसरा ये होता है जो आपने अभी नोटिस किया हुआ है कि रेगुलराइज कर दें, जस्ट फॉरगेट एंड मूव ऑन। वो हम नहीं करते ऐसे। तो वो अब ये सर ऑडिट डिपार्टमेंट तो ऐसे ही कर रहा है ना। सो दिस हैपेंस, उनको भी पता है। लेट मी क्लैरिफाई, ऑडिट ने रेगुलराइजेशन के लिए अगर रेगुलराइजेशन का एक प्रोसेस है, रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो विदाउट इंक्वायरी आप रेगुलराइजेशन की तरफ जा ही नहीं सकते। सर इन्होंने लिखा है ना, मैं लोअर स्टाफ की बात कर रही हूँ सर, वहीं बात हो जाती है कि जाने दें जी, बस ठीक है हो गया। उन्होंने लिखा है ये कि आप इसको रेगुलराइज कर दें, उस पर डिपार्टमेंट ने ऊपर भी भेज दिया है कि ऑडिट ये कह रहा है कि रेगुलराइज करा लें फलान से। वो ये डिस्कशंस जो है ना, ये हम यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव हैड दीज डिस्कशंस एट लेंथ। हमने बहुत सारे SOPs चेंज कर दिए हैं। अब ये सारे के सारे ऑडिट पैरास जाते हैं SDAC में, विच इज़ अ मच हायर फोरम, एंड द पेरेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिकमेंडेशंस। सो अब ये नहीं है कि जी ये रिकमेंडेशन CEO ने खुद बना के भेजी है, वो हमने सारी इग्नोर कर दी थी। वी डोंट इवन लुक एट देम एनी मोर, जो पुराने ऑडिट पैरास की हैं। जो अब नए ऑडिट पैरास हैं वो सारे SDAC के थ्रू आ रहे हैं, सो उनको हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही सर। मेरी 2 सर सबमिशंस और हैं आपसे। आपके सर इस फोरम की वजह से 2 चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। एक तो सर इनको ये अगर बताया जाए ना कि टाइमली DG ऑफिस टाइमली अपना काम पूरा करे। हर जगह पे सर डिले है कई महीनों का। अगर ये DG ऑफिस को लिखते हैं ना कि आप मेरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर दें, तो वो वहाँ पे अड़ जाती है बात। अगर प्री क्वालिफिकेशन है वहाँ अड़ जाती है बात। सेंट्रलाइज सिस्टम अगर इन्होंने रखना है कि DG ही बताएगा हु इज़ प्री क्वालिफाइड, तो उसको टाइमली करें ताकि ये अपॉर्चुनिटी तो ख़त्म हो ना टू वायलेट। सेकेंडली सर इमरजेंसी रूल्स कोई बना दें, इफ़ देर इज़ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो आप उसमें वाज़े उनको हदायत दें कि इस वक्त में जब इतनी नेशनल इमरजेंसी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट रूल्स यू विल अबाइड बाय, ताकि इस तरह के काम उसकी आड़ में ना हो। अब ये तो हर तरह का काम हो रहा है सिर्फ इसलिए कि जी वो वहाँ पे इमरजेंसी है। That's it, sir. I think I have largely covered. Thank you so much for giving the opportunity. Thank you जी। बारकुल्ला खान साहब, ये ज़रा एक दफ़ा हाउस को बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो आपके नीचे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन सी पावर्स डिस्चार्ज कर रहे हैं और रूल्स कौन से रूल्स उन पर अप्लाई होते हैं? सर लोकल गवर्नमेंट रूल्स वही 2017 वाले। तो वो जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर पे आती हैं? यस वही है सर। और प्लस सर आई वुड लाइक टू अप्राइज के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस दिस ईयर फॉर द 25-26 जो हमने कंडक्ट किया है, हाँ जी, उसके ऊपर मैं करना चाहूँगा। सर हमने एडवर्टीजमेंट अपलोड करी थी 4/6/2025 को। हमने सर बिड ओपन कर ली 24/6/2025 को। टेक्निकल एवेल्यूएशन जो है डॉक्टर फरहान मसूद, थैंक यू सर। टेक्निकल एवेल्यूएशन जो है 23/7/2025 को मुकम्मल कर ली। ग्रीवेंस जो है 30/7/2025 को कर लिया सर। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग जो हमारी 4/8/2025 को, और नोटिफिकेशन जिसमें कौन सी दवाई उसका क्या रेट होगा, कौन मैन्युफैक्चरर होगा सर, वो हमने 18/8/2025 को कर दिया था। सो दिस टाइम वो जो है ना लोकल परचेज का वो जो ऑप्शन है वो 18 अगस्त के बाद वो ख़त्म हो जाता है कि जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट ने अपनी प्रोक्योरमेंट करनी है वो इसके मुताबिक कर ले सर। ये नोटिफिकेशन। अच्छा, आप ज़रा कमेटी को बताइएगा कि 30 जुलाई 2025 को आपको एक नोट सेंड किया गया था 3 डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ एंड पॉपुलेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, के दैट all inquiries on directions of PSC shall be deemed referred to the concerned administrative secretary who shall ensure submission of findings and recommendations within the prescribed time frame. ये तो ऐसे ही हो रहा है ना?
बिल्कुल ऐसे हो रहा है सर। हमने अब जो है आपके कहने पे डीएसी बिल्कुल ख़त्म कर दी है और जो भी प्रोब है वी हैव डेडिकेटेड 2 एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट जो इसको कर रहे हैं। आई एम एडिंग द थर्ड वन एज वेल कि ताकि वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाए, डिस्ट्रिक्ट से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सर। बी हमने कहा था ईच डिपार्टमेंट shall establish a dedicated internal audit wing headed by an officer not below the rank of additional secretary for the exclusive purpose of conducting inquiries on PSE directions. Sir, health department has done it. Adnan Shehzad मेरे साथ मौजूद हैं. He is additional secretary audit and compliance. Does he have a support system? Sir, हमने internal audit cell में हमारे पास मौजूद है सर. उसकी strengthening के लिए हमने FD को लिखा था. FD ने कहा कि जी हमने 8 पोस्टें मांगी थी सर. FD ने कहा कि जी कुछ पोस्टें आप डिलीट करें, अबॉलिश करें इन ल्यू ऑफ दिस थिंग जो नई आप क्रिएट करवा रहे हैं. वो मैंने अपनी कुछ पोस्टें अबॉलिश करके उनको लिख दिया है कि आप मुझे ये इंटरनल ऑडिट का जो है सेटअप दे दें. अख्तर साहब इस पे क्या प्रोग्रेस है? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट के ये फाइनेंस के हैं, इनसे पूछ लें जी इन्फोर्समेंट के. मैं एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी. सर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंटरनल ऑडिट का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड अटैच डिपार्टमेंट्स को इन फील्ड करने के लिए एक स्टडी का आगाज़ किया हुआ है. अख्तर साहब यू आर सपोज्ड टू फॉलो अप ऑन PSE directions which pertain to the finance department. आप enforcement है ना आपका, मॉनिटरिंग है, तो आपको इस पे फॉलो अप करना चाहिए ताकि ये इंटरनल ऑडिट विंग्स इनके खड़े हों, उस पे फॉलो अप करें, उसको परसू करें. सर ये इनका हेल्थ वालों का डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हमारे पास मौजूद हैं सर इंटरनल ऑडिट के. सर ये बट वी आर स्ट्रेंथनिंग इट. असाइनमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे असाइन की हुई है कि मैं इंटरनल ऑडिट के सिस्टम पे एक पूरा प्रिलिमिनरी और ड्राफ्ट तैयार करके दूं. क्योंकि इसका सी है ना, एक सेकंड, द इंटरनल ऑडिट विंग शैल बी अप्रोप्रिएटली capacitated including provision of qualified staff, training and tools necessary to carry out effective and independent inquiries. तो इसको इनकी जो strengthening वाला portion है उसको तो kindly ensure करें कि हो जाए. मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी? सॉरी पूछना था बस सर, आपकी इजाज़त है? जी मैडम प्लीज. मैं सर पूछना चाह रही हूँ, may I leave or should I continue sitting as you wish? We are also going to adjourn this meeting in a few minutes. ठीक है सर. So all of us can leave together. Just to recap the proceedings today, but before I recap the proceedings, any honorable member who has any questions or any comment or any observation or any concern or feedback that you would like to share with this committee or the House. मैडम ये प्रोसीजर आज भी चल रहा है? आपने इंक्वायरी में देखा इसमें कोई प्रोविजन थी ला की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सेंट्रलाइज करना और फिर वहाँ पे प्री क्वालिफाई करना और फिर वापस वो कंपनियों वाला सिलसिला के इन्हीं से आप लें, ये अभी भी चल रहा है या सर? इनका सिस्टम जो है ना वक्तन फ़वक्तन बदलता रहता है. पहले एक वक्त आया था काफ़ी साल पहले जब सेंट्रलाइज्ड होने लग गई थी सारी परचेज, सारी डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं ये असेसमेंट कि आपको क्या चाहिए और फिर डिपार्टमेंट उसको प्रोक्योर करता है, फिर यहाँ से ट्रक जाते हैं लेके एंड दे आर जस्ट स्टोरिंग इट. और वे DTL भी खुद कराते थे. जो उसमें इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है ना कि क्वालिटी एश्योरेंस वाला वो खुद कराते थे. दे डिडंट रिलाई ऑन देम कि इनसे नहीं होगा. उसके बाद ये सर बीच में जब 2017 आया ना, 2013 में कि कब ये लोकल गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके तहत 2017 में इन्होंने फिर ये अथॉरिटीज़ बना दी. उन अथॉरिटीज़ को पहले ये कहा कि आप अपनी तहसील लेवल पे प्रोक्योरमेंट करेंगे. हर कोई अपनी अपनी जगह करेगा. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलहदा करेगा, हर बड़ा अस्पताल अलहदा करेगा, तहसील लेवल अलहदा करेगा. ये जब 2018 आया तो इन्होंने इसको कहा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बिखर गया है, आप ऐसे करें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे. फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने उसी प्ली को लिया ना कि वो दरअसल हम पे तो ये लगता ही नहीं था इन CO ने, हालांकि लगता था लेकिन वो उनको पता है टाइम गुजर जाता है, कौन बॉदर करता है. तो फिर अब इन्होंने रिसेंटली ये दोबारा कर दिया है कि पूरे पंजाब से यहाँ पे आएगी और यहाँ से की जाएगी. इशू सर ये तो
मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं ज़्यादा। जो ज़्यादा बड़ा इश्यूज है ना वो सर पब्लिक ट्रस्ट का है, जो ये फोरम बड़ा सही उसको देख रहा है कि इफ़ यू आर द डिफरेंस, मैंने जो पहले भी कहा था कि द पब्लिक सर्विस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, दिस इज़ देयर मनी, सो इट नीड्स टू बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एंड वेदर इट इज़ बीइंग फॉलोड। अगर हम यहाँ पे भी सेंट्रलाइज परचेज कर लेंगे, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं बीच में से आधी उड़ जाएगी, अस्पतालों में जाके कुछ हो जाएगा, सो दैट काइंड ऑफ जो है ना मेंटल माइंडसेट जो है ऑफ पब्लिक सर्विस वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बारकुल्ला खान साहब, अभी भी ये सेंट्रलाइज परचेज चल रही है सर? सर दिस टाइम ईयर हमने थोड़ा सा इसके प्रोसीजर को चेंज किया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 18/8/2025 को ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। अब ये है कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना परचेज ऑर्डर इशू करेंगे सर, डिलीवरी लेंगे और पेमेंट करेंगे, लेकिन जो रेट्स हैं, जो दवाइयों के नाम हैं, वो सारे हमने उनको आइडेंटिफाई करके दे दिए सर। विद परमिशन ऑफ द चेयर मैं बस ऐड करूंगा कि पिछले 1 साल से जो हम मॉनिटर कर रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट्स, उसमें मैं बार बार देखता हूं कि मुझे डिसकनेक्ट नज़र आता है पेरेंट डिपार्टमेंट का अपने फील्ड फॉर्मेशंस के साथ। तो काइंडली सारे अमल में ज़िम्मेदार मुझे तो बार बार पेरेंट डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। मेरी एक ये भी सजेशन होगी विद द परमिशन ऑफ द चेयर कि जो आप COs ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम भी एक पैरामीटर नया बना लें कि किस CO के पिछले ऑडिट पैराज 100% कंप्लीट है या नहीं, वो भी उसकी एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में शामिल किया जाए। वेरी गुड सजेशन। अब ये 2-2 साल से अगर एक चीज़ नहीं भेजी जा रही तो पेरेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अब आई डोंट नो, ये DHA में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसमें शायद कोई पेरेंट इधर पंजाब से भी कोई बंदा बैठता होगा, जाता होगा, कोई लिंकेज है? जिस तरह हर अथॉरिटी में कोई पेरेंट डिपार्टमेंट का बंदा भी होता है, कंपनीज में भी जाता है। इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शंस। DHA में कोई पेरेंट डिपार्टमेंट का बंदा भी किसी हवाले से लिंक्ड अप है, एक्स ऑफिशियो मेंबर या कोई इस टाइप का? क्योंकि मेरे कागजों में तो ये सारी नेग्लिजेंस वीक पेरेंटल कंट्रोल की वजह से हो रही है, ओवरसाइट नहीं है। तो इसीलिए इसको जो आपने अभी पढ़ा भी है, ये अपने ऑडिट विंग को, इंटरनल ऑडिट सिस्टम को मजबूत करें और ये इनकी परफॉर्मेंस में शामिल करें ये ऑडिट पैराज को इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। थैंक यू। देखिए ना, अगर ये अगर ये चीज़ होती आपके उसमें तो वो CO और DG ना लगे होते, मतलब उनके 2022 के ऑडिट पैराज जो है वो पेंडिंग पड़े हैं और वो वहाँ से उठ के DG पंजाब बन गए। तो इन एडिशन अगर आपके डायरेक्शंस इनको सर एक और हो जाए ना कि जब वहाँ से कोई ट्रांसफ़र होता है ना तो उसका पूरा रिकॉर्ड का एक वो बने, पूरी चेकलिस्ट कि रिकॉर्ड इज़ बिल्कुल अपनी सगा है, उसको साइन करके निकले कि मैंने ये चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं। मैडम होना चाहिए, इट्स नो मोर अ प्रैक्टिस। ये तो बड़े दफ्तरों में अब नहीं होता, DC कमिश्नर के नहीं होता बट्टू से, ये छोटे दफ्तरों में तो बिल्कुल कोई नहीं, बल्कि वी कीप ऑन लिंगरिंग थिंग्स ताकि अगले के गले पड़े आके। मैं तो चला जाऊंगा। बड़ा ये ऑडिट पैराज, उन चंद ऑडिट पैराज में जो अभी तक पिछले 1 साल में under the guidance of the Additional Auditor General of Pakistan, who briefed this committee at the very outset, हमने इस काम में हाथ रखने से पहले या इस काम को शुरू करने से पहले we did an extensive round of briefings from all the relevant stakeholders ताकि हम खुद वेल वर्स्ड हों कि हमने चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। और कुछ चीज़ें जो थीं वो हमें एडिशनल ऑडिटर जनरल ने गाइड किया कि दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड लुक आउट फॉर। हिज ब्रीफिंग और द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस सपोर्ट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द वे दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी approaches these audit paras. It is through their
guidance and support that this particular committee has been able to adopt an approach that has enabled us to look at multiple reports within 1 year. No other committee has been able to look at multiple reports. कितनी हमने 3 reports? 4 reports हमने cover किए हैं इस 1 साल में. क्योंकि वो जो हमने एक aggregated approach ली towards dealing with audit paras, उससे हम we were able to sift through a lot of paras that were created for the sake of creating audit paras, a lot of paras that emanate out of not out of any malintent, but through procedural practices or poor practices. उन सब को हमने क्लब करके एग्रीगेट करके विदिन मिनट्स डिस्पोज ऑफ कर दिया. इसी तरह वो सारे पैराज जो HR रिलेटेड थे, अलाउंसेस रिलेटेड थे, कहीं पे ज़्यादा पैसे चले गए, कहीं पे, वो सारे हमने इकट्ठे क्लब करके आई थिंक in the last 1 year this committee has audit will confirm when they have the verified figure, but हमने in the region of 4 to 5 billion rupees जो एक्सचेकर है उसमें रिकवरीज डिपॉजिट करने के ऑर्डर्स दिए हैं. आई डोंट नो उसमें से कितनी एक्चुअलाइज हो गई हैं. आई थिंक लास्ट आई चेक अच्छा रेट था, ओवर 50% था जो एक्चुअलाइज हो गई थी. जी सर, जब से डायरेक्शंस आपकी तरफ से आई हैं, अभी तो सर ये फील्ड में हम देख रहे हैं कि पे एंड अलाउंसेस के जो पहले पैराज बन रहे थे वो अथॉरिटीज़ काफ़ी वाचफुल हो गई हैं और उसमें बहुत कमी आ गई है. या जब हम लोग वेरिफिकेशंस में जाते हैं तो वो उसको पहले से ही आप वो ज़रा फिगर ले आइएगा अगली कमेटी में ताकि हमें भी पता हो. हमने नाउ वी आर एट अ स्टेज वेयर हमारा पहला साल ख़त्म हो रहा है एंड वी हैव टू सबमिट आवर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो उसमें वो जो चारों रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उनमें हमने क्या अप्रोच ली है, उनमें अपनी कितनी रिकवरीज की हैं, कौन सी इंक्वायरीज ऑर्डर की हैं, ये सारी रिपोर्ट्स अब हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेजेंट करनी है अंडर द रूल्स एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर. अच्छा, अब कमिंग टू दिस सम पर्टिकुलर ये जो इंक्वायरीज़ हैं, ये 4 इंक्वायरीज़ हैं. अभी हमने एक इसमें देखी है, इसमें और भी जैसे 5.4.7 जो ऑक्सीजन गैस वाली है वो भी एक मेजर है. इसी तरह एक्सरे फिल्म्स की जहाँ तक मुझे याद है, मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था एक्सरे फिल्म्स ख़रीदने का और बिल बने हुए थे. सो कुछ चीज़ें हैं जो ऑडिट ने आइडेंटिफाई की हैं विच आर ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस. फॉर इंस्टेंस इसमें 70% जनरल प्रोक्योरमेंट थी, सप्लाईज़ की, मेडिसिन नहीं थी. फिर मैडम ने उसको corroborate किया है कि एवरी आइटम वेदर इट वाज रिलेटेड टू मेडिसिन or surgical equipment or general supplies, they were all procured at a much higher rate than the market price. फिर ऑडिट ने हमें बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो रेलेवेंट रूल्स हैं, वी हैव टू ऑपरेट अंडर द रेलेवेंट रूल्स एंड वी हैव टू असेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न्ड पर्सन अंडर द रूल्स. ये सारी कमेटी भी एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स के तहत काम कर रही है. सो दोज रूल्स आई फील लाइक आर नॉट वेल known to the people who are discharging those duties. उस पे मैंने अदनान साहब को बता दिया उन्होंने क्या करना है, उसका डिटेल नोट आपको बाद में डिक्टेट भी कर देंगे. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो आपने कंडक्ट की है उसमें बोथ sides agree that there has been abuse and there's been loss to exchequer. Procurement rules have not been adhered to and we will now in light of all of this और आपके भी जो मसूद साहब जो आपने कमेंट्स दिए हैं सर, मेरे पास सारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बट वी नीड दैट इन राइटिंग. सर मेरे पास अभी है सर, मैं दे देता हूँ. जी, आप वो सबमिट कर दें और इसका पूरा अदनान साहब एक पैक बना के ये जो सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं
along with a copy of the relevant rules, जो इनकी पेरेंट डिपार्टमेंट है या प्राइमरी एम्प्लॉयर है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल, फेडरल, आप उनको रेलेवेंट जिन लोगों ने इनको हायर किया उनको ये सारे फैक्ट्स शेयर करें, पूरा ट्रेल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑडिट पैरास, summary to Chief Minister, the inquiry report conducted by member inquiries, and the note or observations by audit, along with a copy of rules. And you basically submit this to them to suggest the course of action कि इन्होंने कौन सी एग्जैक्ट चीज़ों की वायलेशन की है और उसकी क्या what are the measures that have to be taken, and within 30 days as per the financial rules and as per procurement rules, और जो भी उसके मुताबिक किसकी क्या ड्यूटी थी, किसको क्या करना था, कौन क्या नहीं कर सका, ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमने TORs बनाए थे, उसमें मैडम ने हमें बड़ा हेल्प किया, वी थैंक हर फॉर दैट, एंड लेट्स टेक दिस केस टू इट्स फाइनल कंक्लूजन. They decide कि अब इस पे क्या एक्शन, जो सजेस्टेड एक्शन क्या है, और वो कमेटी को वापस लिखें, and then we will announce it. ऐसे ही है ना? नहीं, they should take action. They will take action, and then report back to the committee. Within this framework. Within this framework, they will take action and then report to this committee. What action has been? Yeah. 30 days मेरा ख्याल है मुनासिब है, 30 days. और ये भी आप साथ में लिखें कि जी ये एक टेस्ट केस है PSC का पंजाब में, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वेयर इस मैग्नीट्यूड की इरेगुलरिटी जो है वो ऑडिट ने पकड़ी है, क्योंकि वी आर ऑल्सो, हम इसलिए भी थोड़े से 90% इरेगुलरिटीज़ निकल जाती हैं सिस्टम में से, क्योंकि ऑडिट भी जो है वो पार्शल ऑडिट करता है, रैंडम ऑडिट करता है. सो जो बड़े बड़े केसेस हैं इरेगुलरिटीज़ के, वो हमें थ्रू पब्लिक पिटिशंस आते हैं, जैसे साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का केस एक मेंबर की पिटिशन के बाद आया है. बाकी वी विल टेक द रिमेनिंग बिजनेस टुमारो. थैंक यू वेरी मच.